1970 के दशक के जाते जाते मिडल ईस्ट में ईरान इस्लामी क्रांति की वजह से एक बड़े बदलाव की कगार पर खड़ा था। इसी दौरान इराक की सीमा के पार सद्दाम हुसैन नाम का एक आदमी सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। ये दो कहानियां, एक तो इस्लामी क्रांति की जिसने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका और एक राष्ट्र को नया रूप दिया, और दूसरी एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी क्रूर महत्वाकांक्षा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, एक अस्थिर क्षेत्र की पृष्ठभूमि में आपस में जुड़ी हुई है। मगर ईरान में इस्लामी क्रांति क्यों आई और इराक में रहने वाले सद्दाम का इससे क्या लेना देना? क्या सद्दाम जानबूझकर इसमें कूद पड़ा? सद्दाम राष्ट्रपति कैसे बने और उन्हें फांसी पर क्यों लटका दिया गया? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब लेना अभी बाकी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 1970 के दशक में ईरान एक ऐसा देश था जो बाहर से तो समृद्ध और आधुनिक दिखता था, मगर भीतर से उबल रहा था। तेहरान के दिल में तनाव का माहौल था, वजह भी साफ थी। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने आधुनिकरण की मखमली चादर ओढ़े लोहे के हाथ से शासन किया था। 1941 में ताज पहनाए जाने के बाद उन्हें पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा समर्थित एक सिंहासन विरासत में मिला था, जो ईरान को सोवियत प्रभाव के खिलाफ एक गढ़ के रूप में देखते थे। शाह का विजन बहुत बड़ा था। उनका सपना व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति के जरिए ईरान को आधुनिक और औद्योगिक राज्य में बदलना था, जिसमें भूमि सुधार और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी शामिल था। लेकिन गगनचुंबी इमारतों और तेल संपदा के मुखौटे के नीचे असंतोष पनप रहा था। शाह के विचारों और सुधारों ने आम लोगों को अलग थलग कर दिया। भूमि पुनर्वितरण ने ग्रामीणों के जीवन को बाधित कर दिया। रजा पहलवी की भव्य जीवन शैली का प्रतीक 1971 में आयोजित परसेपोलिस उत्सव था, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता तो तीतर, मोर और कैवियार खा रहे थे, जबकि लाखों ईरानी गरीबी की मार झेल रहे थे। और रही सही कसर शाह की सीक्रेट पुलिस डंडे के दम पर पूरा कर देती थी। जिसने भी शासन की आलोचना करने की हिम्मत की, उसे कैद कर लिया जाता था। लेकिन जब आग जलेगी तो धुआं उठना लाजमी है। मस्जिदों और बाजारों में विद्रोह की फुसफुसाहटें तेज होती गई, लेकिन इन फुसफुसाहटों में एक नाम सबसे ऊपर था, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी। ये वो मौलवी और धार्मिक नेता थे जिन्हें शाह के प्रति उनके उग्र विरोध के चलते 1964 में इराक में निर्वासित कर दिया गया था। नजफ से खोमैनी की आवाज तस्करी किए गए कैसेट टेप के जरिए ईरान तक पहुंची, जिसमें उनका संदेश भ्रष्टाचार और असमानता के खिलाफ न्याय और थकी हारी आबादी के साथ गूंजता था। उनकी आवाज में एक आग थी जो लोगों को एकजुट कर रही थी। 1978 तक शाह के शासन में दरारों को नजरअंदाज करना असंभव था। कथित तौर पर सरकार द्वारा समर्थित एक अखबार द्वारा खोमैनी की निंदा करने वाला एक लेख प्रकाशित करने के बाद कौम में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनों का सामना हिंसा से हुआ, जिसने विरोधों को बढ़ावा दिया। प्रत्येक मौत ने आग को भड़काया और शाह द्वारा अशांति को शांत करने के प्रयासों, कर्फ्यू, मार्शल लॉ और दिखावटी सुधारों ने प्रदर्शनकारियों की नाराजगी में इजाफा करते हुए आग में घी डालने का काम किया। 8 सितंबर 1978 को इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसे ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। तेहरान के जाली स्क्वायर में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां जला दी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए। इस नरसंहार ने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया, जिससे शाह की छवि एक तानाशाह के रूप में स्थापित हो गई। प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया। तेल कर्मचारियों ने उत्पादन रोक दिया और अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। 1978 के अंत तक शाह की पकड़ ढीली पड़ने लगी। सहयोगी साथ छोड़कर चले गए और सेना ने अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। सत्ता को हाथ से फिसलता देख 16 जनवरी 1979 को शाह आधिकारिक तौर पर छुट्टी लेकर ईरान से मिस्र भाग गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसी बीच 1 फरवरी 1979 को एयर फ्रांस का एक चार्टर्ड विमान तेहरान पहुंचता है, जिसमें 15 साल से निर्वासित अयातुल्लाह खोमैनी को वापस लाया जाता है। लोगों ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनका स्वागत किया।
शाह के प्रधानमंत्री शाहपूर बख्तियार ने ढहती हुई सरकार को संभालने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी सरकार गिर गई। खोमैनी ने बिना समय बर्बाद किए एक इस्लामी गणतंत्र का आह्वान किया, जिसमें शासन इस्लामी सिद्धांतों पर हो। अप्रैल 1979 में जनमत संग्रह कराया गया और धार्मिक नेतृत्व वाले शासन के नए संविधान के साथ खोमैनी देश के सर्वोच्च नेता बन गए। लेकिन क्रांति के बाद का दौर आसान नहीं था। नई सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आंतरिक विरोध, आर्थिक संकट और पड़ोसी देश इराक के साथ बढ़ता तनाव था। दोस्तों, जिस वक्त ईरान क्रांतिकारी जोश की आग में झुलस रहा था, उसी वक्त इराक में एक अलग ही नाटक चल रहा था। और यहाँ पर कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया, और इस किरदार का नाम है सद्दाम, जिनका पूरा नाम है सद्दाम हुसैन अब्द अल मजीद अल तिक्रिती। 28 अप्रैल 1937 इराक के तिक्रित शहर के पास एक छोटा सा गांव अल अवजा, यहीं एक मिट्टी के घर में सद्दाम हुसैन का जन्म होता है। उनकी माँ सुबह तुल्फा अल मुसल्लत और उनके पिता हुसैन अल अब्द मजीद गरीब किसान थे, लेकिन सद्दाम के जन्म से पहले ही उनके पिता या तो गायब हो गए या उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। मां ने दूसरी शादी कर ली और सद्दाम का बचपन सौतेले पिता की क्रूरता और गरीबी के साये में बीता। सद्दाम की मां ने उन्हें सद्दाम नाम दिया। ये नाम अरबी मूल का है और इसका मतलब है वह जो टकराता है। शायद ये नाम उनके जीवन की भविष्यवाणी बन गया। बचपन में वह भेड़ चराता था और स्कूल जाने का मौका कम ही मिलता था, लेकिन सद्दाम में एक जिद थी। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। गांव के लोग बताते थे कि वह चतुर था, लेकिन उसमें एक आक्रामकता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। 14 साल की उम्र में सद्दाम अपने मामा खैरल्लाह तुल्फा के पास बगदाद चले गए। खैरल्लाह एक स्कूल टीचर और राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने सद्दाम को न केवल पढ़ाया, बल्कि उन्हें अरब राष्ट्रवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ विद्रोह की भावना से भी भर दिया। बगदाद में सद्दाम ने औपचारिक शिक्षा शुरू की, लेकिन उनकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा राजनीति में थी। 1950 के दशक में इराक अशांत था। ब्रिटिश प्रभाव, राजशाही और सामाजिक असमानता के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। यही सद्दाम ने बाथ पार्टी के बारे में सुना, जो अरब एकता और समाजवाद की बात करती थी। 1957 में 20 साल की उम्र में सद्दाम बाथ पार्टी में शामिल हो गए। ये उनके जीवन का पहला बड़ा कदम था जो उन्हें सत्ता के करीब ले आया। बाथ पार्टी में सद्दाम तेजी से ऊपर उठे। उनकी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और क्रूरता ने उन्हें पार्टी के बड़े नेताओं का चहेता बना दिया। 1959 में बाथ पार्टी ने इराक के तत्कालीन प्रधानमंत्री अब्दुल करीम कासिम की हत्या की साजिश रची। इस मिशन में सद्दाम भी शामिल थे, लेकिन ये साजिश सिरे नहीं चढ़ पाई और कासिम बच गए। हमले में सद्दाम को गोली लगी और उन्हें सीरिया भागना पड़ा। सीरिया में वो बाथ पार्टी के संस्थापक मिशेल अफलाक से मिले। अफलाक के विचारों ने सद्दाम को और प्रेरित किया। वहां से वे मिस्र चले गए, जहां उन्होंने काहिरा विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई शुरू की। लेकिन उस वक्त भी उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इराक की राजनीति में था। 1963 में बाथ पार्टी ने कासिम का तख्ता पलट कर दिया और सद्दाम वापस इराक लौट आए। 1963 का तख्ता पलट ज्यादा दिन नहीं चला। बाथ पार्टी को सत्ता से हटा दिया गया और सद्दाम को जेल भेज दिया गया। लेकिन 1968 में बाथ पार्टी ने फिर से तख्ता पलट किया और सत्ता हथिया ली। सद्दाम को उपराष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति की गद्दी पर तो अहमद हसन अल बकर थे, मगर असली ताकत सद्दाम के हाथों में थी। सद्दाम ने अपनी चालाकी और क्रूरता से बाथ पार्टी को मजबूत किया। उन्होंने अपने विरोधियों का सफाया कर दिया, फिर चाहे वे पार्टी में हों या पार्टी के बाहर। उनकी खुफिया पुलिस मुखाबरात हर उस शख्स पर नजर रखती थी जो उनके खिलाफ बोल सकता था। लेकिन सद्दाम केवल क्रूर नहीं थे, उन्होंने इराक की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। तेल के राष्ट्रीयकरण से इराक को भारी मुनाफा हुआ और सद्दाम ने इस पैसे का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बुनियादी ढांचे पर किया। इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई।
जुलाई 1979 में सद्दाम ने अल बकर को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया और खुद को इराक का राष्ट्रपति बना दिया और अब सद्दाम इराक के सर्वोच्च नेता थे। कुछ ही दिन बाद बाथ पार्टी का एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें उन्होंने मंच पर बैठकर उन लोगों के नाम पढ़े जिन पर उन्हें विश्वासघात का शक था। एक एक करके उन लोगों को उठाकर ले जाया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। संदेश साफ था, सद्दाम इराक था और विरोध मौत। सद्दाम ने अपनी छवि को एक महान नेता के रूप में प्रचारित किया था। हर जगह उनकी ही तस्वीरें नजर आती थी, चाहे वह स्कूल या कॉलेज हो, चाहे सरकारी दफ्तर या आम रास्ता। सद्दाम ने अपने आप को मसीहा घोषित कर दिया और लोगों को विश्वास दिलाया गया कि अब वह पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेगा और इराक का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा ने सद्दाम और इराक दोनों को विनाश की ओर धकेल दिया। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको दो अलग अलग कहानियां बताई। पहली ईरान की इस्लामी क्रांति और दूसरी सद्दाम हुसैन की सत्ता का उदय। लेकिन यहाँ पर इन दोनों कहानियों का संगम हो जाता है और अब शुरू होता है सद्दाम और ईरान के बीच असली खेल। 1980 में ईरान की क्रांति अपने चरम पर थी और इसी बीच सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। इसके पीछे कई कारण थे, सीमा विवाद, तेल के संसाधन और ईरान की इस्लामी क्रांति का डर। सद्दाम को लगा कि ईरान कमजोर पड़ चुका है और वो इसे आसानी से जीत लेंगे, लेकिन उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। युद्ध 8 साल चला, लाखों लोग मारे गए और ईरान व इराक दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। सद्दाम ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। 1988 में हलबजा नरसंहार में हजारों कुर्दों की मौत हो गई और सद्दाम के शासन पर कलंक का टीका लग गया। युद्ध में कोई विजेता नहीं था, लेकिन सद्दाम ने इसे खुद की जीत के रूप में प्रचारित किया। ईरान इराक युद्ध के बाद इराक कर्ज में डूब गया, लेकिन फिर भी सद्दाम चुप नहीं बैठा और उन्होंने कुवैत पर हमला बोल दिया। उनका दावा था कि कुवैत इराक के तेल को चुरा रहा है, लेकिन असल में कुवैत का तेल और उसकी संपत्ति सद्दाम की महत्वाकांक्षा का निशाना थी। कुवैत पर कब्जा आसान था, लेकिन इसके परिणाम भयानक। संयुक्त राष्ट्र ने इराक पर प्रतिबंध लगा दिए। 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन सेनाओं ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में इराकी सेना को खदेड़ दिया गया। सद्दाम की सेना ने पीछे हटते वक्त तेल के कुओं में आग लगा दी, जिससे पर्यावरण और कुवैत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। खाड़ी युद्ध के बाद इराक की हालत पतली हो गई। प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन सद्दाम का शासन अब भी उतना ही क्रूर था। उन्होंने शिया और कुर्द विद्रोहों को बेरहमी से कुचला। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को इराक में रासायनिक और परमाणु हथियारों की तलाश में भेजा। सद्दाम ने निरीक्षकों के साथ आंख मिचौनी खेली, जिससे दुनिया का सद्दाम पर शक और गहराता चला गया। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और सद्दाम के पास विनाशकारी हथियारों का दावा किया गया। मार्च 2003 में अमेरिका और इसके सहयोगियों ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया। इस बार इराक की सेना टिक नहीं पाई और कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा कर लिया गया। मौका पाकर सद्दाम भाग गए और महीनों तक छिपे रहे। 13 दिसंबर 2003 को उन्हें तिक्रित के पास एक गड्ढे में छिपे हुए पाया गया। उनकी तस्वीर, जिसमें वे दाढ़ी बढ़ाए थके हुए दिखाई दे रहे थे, दुनिया भर में वायरल हुई। सद्दाम पर मुकदमा चला। उन पर नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ आरोप लगे। मुकदमे के दौरान सद्दाम ने खुद को इराक का राष्ट्रपति बताते हुए अदालत की वैधता को चुनौती दी, लेकिन 5 नवंबर 2006 को उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। 30 दिसंबर 2006 को सुबह स्थानीय समय अनुसार लगभग 6 बजे उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरह एक तानाशाह का अंत हुआ। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि सत्ता का खेल कितना जटिल और विनाशकारी हो सकता है। लेकिन क्या अमेरिका का आक्रमण जायज था? कमेंट सेक्शन में यस और नो में जवाब अवश्य दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर कभी ऐसे ही शानदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।